वापस से रिवाइज नहीं कराऊंगा मैं। और हम कर बोले या प्रिंट करो, क्लिक करो। ठीक है, चलो अभी हम अपन डायरेक्टली आएंगे चैरिटेबल ट्रस्ट पे। ठीक है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, आपको पता है कि अपन ने ऊपर एनजीओ किया था, ये कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबली बोल सकते हो आप। ठीक है, चलो, इन द केस ऑफ ऑडिट ऑफ अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अटेंशन शुड बी पेड टू द फॉलोइंग मैटर्स। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऑडिट में नीचे नीचे वाले मैटर्स पे अटेंशन पे करना है। ठीक है, पहले कुछ जनरल मैटर्स है। जनरल मैटर में क्या है? स्टडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हैज बीन सेटअप। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन सेटअप हुई है? ठीक है, जब भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बनती है तो उनको इनकम टैक्स में खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में उनको देना पड़ता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम क्या करने वाले हैं। तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पढ़ना पड़ेगा, जो भी उनके मेमोरेंडम रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। आपको इंटरनल चेक देखना है, वो भी एक जनरल पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद में आपको डिटेल में वेरीफाई करना है इनकम, और कंफर्म करना है कि जो अमाउंट आपने रिसीव किए हैं वो डिपॉजिट हुए हैं बैंक में रेगुलरली एंड प्रॉम्प्टली। ठीक है, क्या होता है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन वगैरह में ना प्रॉपर कंट्रोल चेक नहीं होता। ठीक है, एम्प्लॉयज लिमिटेड होते हैं, मेकर चेकर सिस्टम होता नहीं है, तो इनके ना कैश एम्बेजलमेंट के सिचुएशन ज्यादा होते हैं, मतलब कैश चोरी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है कि जो भी इनकम इनकी हुई है वो बराबर प्रॉम्प्टली बैंक में डिपॉजिट हो रही है, और लास्ट में आपको ट्रस्ट डीड देखनी है। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप डीड होती है वैसे ही ट्रस्ट डीड होती है। तो ये कुछ जनरल पॉइंट आपको देखने हैं, ये तो ठीक है। इंपॉर्टेंट है सब्सक्रिप्शन और डोनेशन, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखो। एलएलपी के लिए आप 2 पेज छोड़ दो, मतलब 2 साइड छोड़ दो मैक्सिमम। उसके बाद में लिखो ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसमें आप लिखो state the points to be considered while auditing subscriptions and donations of a charitable institution. State the points to be considered while auditing subscriptions and donations of a charitable institution. ठीक है, हो गया। ठीक है, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, the changes made in the amount of annual membership, life membership during the year, ये मैंने सिखा दिया आपको ऑलरेडी, एनजीओ में सिखा था। सेम सेम से पॉइंट है कि पहले तो ये देखो कि क्या चेंज हुआ है। पहले सर 1,000 रुपए एनुअल फीस थी, अभी 2,000 एनुअल फीस हो गई। पहले सर लाइफ मेंबरशिप की फीस 5 लाख थी, अभी 7 लाख हो गई। जो भी चेंज हुआ पहले तो वो देखो, ताकि आप देख सको कि जो रिसिप्ट इन्होंने इशू करी है, जो सब्सिडी इन्होंने दिया है, वो चेंज अमाउंट के हिसाब से दिए हैं या गलती से पुराने अमाउंट के हिसाब से ही दे दिए है। Whether official receipts are issued, पहला, confirming that adequate control is imposed over unused receipt books। ठीक है, अभी देखो क्या होता है, आप जब कोई चीज लेते हो, कोई सब्सक्रिप्शन करते हो, तो वो होता है ना, आपको वो रिसिप्ट फाड़ के देते हैं, और वो रिसिप्ट पे नंबर भी होता है। ठीक है, सो सबसे पहले जब कोई सब्सक्रिप्शन डोनेशन के लिए ऑफिशियल रिसिप्ट तो इशू होती है। ठीक है, मतलब तूने अगर मान लो 1,000 रुपए का एनुअल फीस दिया ट्रस्ट को, ठीक है, तो फीस के बदले आपको क्या देंगे? रिसिप्ट देंगे। तो आपको चेक क्या करना है, क्या चेंजेस हुए हैं, प्लस क्या ऑफिशियल रिसिप्ट इशू हुई है क्या। और अगर ऑफिशियल रिसिप्ट इशू हो रही है तो उसके बाद में और 5 पॉइंट आपको रिसिप्ट को लेके चेक करना है। पहला क्या चेक करना है, ये कंफर्म करना है कि एडिक्वेट कंट्रोल है ओवर अनयूज रिसिप्ट बुक्स। सर ये क्यों जरूरी है? जो रिसिप्ट बुक यूज अभी तक नहीं हुई है ना, किसी को अगर उसका मिसयूज करना है तो वो क्या करेगा, कोई एम्प्लॉय क्या करेगा, उसको ले लेगा बुक को,
अनयूज्ड बुक को पीछे से रिसिप्ट फाड़ के वो किसी राह चलते को दे देगा। अब एनजीओ चैरिटेबल ट्रस्ट का काम है, कोई भी तो दान धर्म का काम है, दे दी और उसने जेब में डाल दिया, ठीक है। और वो जो सामने वाला दे रहा वो तो ये भरोसे पे दे रहा कि ये रिसिप्ट बुक चैरिटेबल ट्रस्ट की है, क्योंकि उसमें सब नंबर नंबर सब लिखा हुआ है, पूरा लीगलिटी है उस पर। इसके लिए जो भी अनयूज्ड मतलब कोरी कोरी रिसिप्ट बुक है, सर ये कैसे होगी? अरे आप कभी प्रिंट करवाते हो रिसिप्ट बुक के हिसाब में 10-12 करवाते हो ना, तुम एक करंट यूज कर रहे हो लेकिन 10 तुम्हारे स्टोर में पड़ी है, जब ये खत्म हो जाएगी तब वो यूज करोगे, तो वो प्रॉपर कस्टडी में होनी चाहिए, हर किसी को उसका एक्सेस नहीं होना चाहिए। तो कंफर्म करो कि एडुकेट कंट्रोल है, ठीक है, अनयूज्ड रिसिप्ट बुक्स पे। ऑब्टेन करो ऑल रिसिप्ट बुक्स कवरिंग द पीरियड अंडर रिव्यू, बराबर है ना। अगर आप 2026-27 का ऑडिट कर रहे हो, 2027-28 का ऑडिट कर रहे हो, तो उस साल में जितनी भी रिसिप्ट बुक्स है जो यूज हुई है वो आप सारे रिसिप्ट बुक ले लो, है ना, ताकि आप मैच कर सको रिसिप्ट बुक में इतनी इनकम आ रही है और बुक्स में भी इतनी इनकम आ रही है। तो पहला है अनयूज रिसिप्ट बुक, है ना, कि क्या कंट्रोल है इसके ऊपर। दूसरा है ऑब्टेन ऑल रिसिप्ट बुक्स, उसके बाद में टेस्ट चेक द काउंटर फॉइल्स विद द कैश बुक। काउंटर फॉइल्स मतलब क्या? जब आप रिसिप्ट फाड़ते हो ना, पीछे कार्बन कॉपी लगी होती है, ठीक है, आप फाड़ के दे देते हो और एक कार्बन कॉपी आपके पास में रह जाती है फ्यूचर रेफरेंस के लिए, कभी देखा है आप लोगों ने, है ना, कार्बन कॉपी वाली। तो आपने ये करना है, ये जो काउंटर फाइल है, मान लो एक डेट है 1 सितंबर 2026, उस पर काउंटर फाइल दिख रही है मान लो 10,000 की, ठीक है, तो आप क्या करो, वो काउंटर फाइल को उस दिन के बैंक अकाउंट में जाके देख लो या उस दिन के कैश बुक में देख लो कि 10,000 की एंट्री है ना। बहुत हो गया तो आउटस्टैंडिंग में होगा, लेकिन जनरली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग नहीं होता, ठीक है, वो कैश में होता है। समझा ना बात? तो काउंटर फाइल पे 10,000 लिखा है 1 सितंबर को, 1 सितंबर को ही कैश बुक में 10,000 की एंट्री होनी चाहिए। लॉजिकल पॉइंट। सर अनयूज रिसिप्ट बुक्स, सर जो भी अपन ऑडिट कर रहे हैं उसमें जितने भी रिसिप्ट बुक्स यूज हुई है वो सब ऑब्टेन कर लो। सर तीसरा, काउंटर फॉइल्स को चेक करो कैश बुक के रेफरेंस। obtaining the printed list of subscription, बोलो, and agreeing them with the total collection shown in the accounts। ठीक है, अभी देखो आपको क्या करना है, प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड डोनेशंस आपको लेनी है कि भैया नमित प्रीत ये वो ऐसे 100 लोग लिखे इन्होंने सब्सक्रिप्शन और डोनेशन किया, आपने एक लिस्ट ले लो। अब वो लिस्ट को आप कैसे एग्री करोगे? आपको जो भी कैश बुक या बैंक बुक में कलेक्शन आए ना पैसों के धनराशि, अब आपके पास में मान लो 2 है, यहाँ पे है लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, इसमें सबके लिखे हुए हैं और यहाँ आ रहा है भाई हमारे को 1 लाख रुपए आना चाहिए, ये कहाँ दिखना चाहिए? कैश बुक में दिखना चाहिए या बैंक बुक में दिखना चाहिए? कहीं दिखना चाहिए ना, बस वो टैली करना है। जैसे अपन काउंटर वाले को टैली कर रहे हैं वैसा ये पूरे साल का लिस्ट ले लो, निकलता है ना एक लिस्ट। मैं काउंटर फाइल से नहीं, जब कभी भी जब सब्सक्रिप्शन इशू कर रहा हूँ, मान लो मैंने प्रेम को 1,000 रुपए का दिया सब्सक्रिप्शन, मैंने चिट्ठी बनाया प्रेम को दे दिया, कार्बन कॉपी था, काउंटर फाइल रह गया, ठीक है, और मैं एक रजिस्टर मेंटेन कर दूं, उसमें लिख देता हूँ प्रेम 1,000 रुपए, डेट तारीख सब लिख दिया। ये जो मैं लिख रहा हूँ अलग से इसको बोलते हैं लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अब मैं ईयर एंड में क्या करूंगा, ये लिस्ट लूंगा, इसकी पर टोटल रहेगी कि इसके हिसाब से 10 लाख रुपए जमा हुए, उतने कैश में बैंक में आए क्या, ठीक है। प्लस मेरे को ये चेक करना है सर ये कोई ऐसे तो नहीं कि ये लोग अपने सब्सक्रिप्शन को इन्फ्लेट करके दिखा रहे हैं, है ना, तो क्या करो रैंडमली कोई भी काउंटर फाइल ओपन कर लो और उस तारीख में बैंक की एंट्री देख लो या कैश बुक की एंट्री देख लो, मैच होनी चाहिए। समझ में आ रहा क्या? फाउंडेशन की अकाउंटिंग है, ठीक है। चलो, तो इसमें प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन डोनेशन, और लास्ट है वेरीफाइंग द टोटल सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन रिसीव्ड विद एनी फिगर्स पब्लिश्ड इन रिपोर्ट्स एटसेट्रा इशूड बाय द चैरिटी। कितना शानदार पॉइंट है ये। अब एक आखिरी चीज और करो कि जितना भी आपको आपके कैश बैंक में दिख रहा है कि इतना मेरे को रिसीव हुआ है, ठीक है, पहले तो क्या किया आपने, प्रिंटेड लिस्ट को चेक कर लिया कलेक्शन अकाउंट से, मतलब कैश बैंक चेक कर लिया, कलेक्शन अकाउंट्स वगैरह से चेक कर लिया। अब जो आपको रिसीव हुआ है उसको आप कोई रिपोर्ट से टैली करो। सर रिपोर्ट देखो, चैरिटी होती है ना, वो क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी चैरिटी होती है, वैसे छोटी भी हो तो उसको इनकम टैक्स में रिपोर्ट देना पड़ता है,
आईटी रिटर्न, राइट, उसमें लिखना पड़ता हमको इतना था सब्सक्रिप्शन मिला, ये हुआ। तूने अथॉरिटी को बोला कि तेरे को 15 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला और तेरे पास में जो रिसीव्ड हुए हैं वो 20 लाख हुए, ये डिफरेंस कैसे आया? देखो वहां पे 20 लाख रिपोर्ट करने चाहिए, मतलब तूने इनकम टैक्स में कम रिकॉर्ड किया। समझा? कभी कभी क्या होता है कि हर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की, क्योंकि देखो उनको अपना पब्लिक प्रेजेंस बढ़ाना है ताकि मैक्स टू मैक्स लोग सब्सक्राइब करें, करेक्ट ना? तो हर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या करती है खुद का बढ़ावा करने की, आप यूट्यूब पे देखते हो क्या, वो थंबनेल होता है उसमें लिखा होता है 8 मिलियन व्यूज रिच। वो क्या है, इट्स जस्ट दिखावा कि देखो मेरे को इतने लोगों ने देखा है, तुम भी देखो, राइट? वैसा ही चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन क्या करती है, हर साल में एक बार आके, जैसे एप्पल का इवेंट तो सितंबर में होता है, वैसा इनका एक इवेंट होता है जिसमें वो डिस्प्ले करते हैं कि हमको इतना इतना सब्सक्रिप्शन मिला, एक रिपोर्ट देते हैं पब्लिक में। तुझे पब्लिक को बोला हाँ हाँ करके 30 लाख मिला और तेरे को यहाँ पे 20 लाख ही दिख रहा है, या तो पब्लिक को झूठ बोला या यहाँ झूठ बोल रहा है। समझ में आ रहा है क्या टैली कैसे करने का चीज है? ये सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन। सबसे पहला सर देखना है कि क्या चेंजेस हुए हैं सब्सक्रिप्शन और डोनेशन में। ठीक है, बोलो चेंजेस मेड इन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, चाहे एनुअल चाहे लाइफ, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो पहला पॉइंट क्या है, चेंजेस मेड, बोलो क्या है, वापस से, वापस से एक आखिरी बार, और फिर सेकंड अपन देखेंगे वेदर रिसिप्ट्स आर इशूड फॉर द सब्सक्रिप्शन मेड। सब्सक्रिप्शन किया तो उसकी रिसिप्ट इशू होगी। अब 5 पॉइंट रिसिप्ट के चलेंगे, लॉजिकली याद रखना। इमेजिन करो अपने सामने वो रिसिप्ट बुक इमेजिन करो, एक एम्प्लॉय इमेजिन करो और एक व्यक्ति को इमेजिन करो जो वो एम्प्लॉय के पास में आ रहा है सब्सक्रिप्शन देने के लिए। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन दिया उसने, तो ये बोल दो कि वेदर द काउंटर फॉइल्स आर मैचिंग विद द कैश बुक। पहली चीज बोलो काउंटर फॉइल्स मैचिंग विद द, दूसरा अनयूज्ड, राइट, अनयूज्ड रिसीव्ड बुक्स आर प्रॉपर्ली स्टोर्ड एंड सिक्योर्ड। ठीक है, तीसरा जो तेरी लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन है उस प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन शुड बी मैच विद द अमाउंट्स ऑफ द कलेक्शन अकाउंट्स। और लास्ट में जो तेरे को रिसीव्ड है, द सब्सक्रिप्शन और डोनेशन रिसीव्ड शुड बी मैच विद एनी रिपोर्ट इशूड बाय द चैरिटी। एक पॉइंट मैंने मिस किया है, ऑब्टेनिंग ऑल द रिसीव्ड कवर्ड अंडर द पीरियड। उस पीरियड में जिसका तुम ऑडिट कर रहे हो उस पीरियड में जितनी भी रिसीव्ड बुक्स है वो सब आप मैनेजमेंट से ले लो। समझ में आया क्या? चलो अब आप तुम बोलोगे, मेरा काम हो गया। पहला सबको बोलना है, पहला वेरी गुड। सेकंड वेदर रिसिप्ट्स आर इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन बेट। अब 5 पॉइंट बोलो रिसिप्ट्स के। पहला, हाँ पहला काउंटर फॉइल वाला बोल दो, मैच द काउंटर फॉइल विद द एंट्री इन द कैश बुक। बोलो ठीक है, उसके बाद में इससे जुड़े हुए 2 पॉइंट है, प्रिंटेड लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन, बोलो शुड बी, शुड बी टैलीड विद द कलेक्शन अकाउंट, बस शुड बी टैलीड विद द। अब आखिरी चीज जो तेरे को रिसीव्ड हुए है, बोलो सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन रिसीव्ड शुड बी टैलीड विद द रिपोर्ट्स इशूड बाय द चैरिटी। अब 2 पॉइंट है रिसिप्ट बुक के, एक तो अनयूज रिसिप्ट बुक्स और एक जो उस पीरियड की रिसिप्ट बुक्स है वो आप ऑब्टेन कर लो। डन, चल। उसके बाद में आ जाओ ग्रांट। ग्रांट तो ऐसे ही है पढ़ जाना। इन्वेस्टमेंट इनकम ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी करो स्टार मार्क, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा क्वेश्चन आपने लिखा ना सब्सक्रिप्शन का, वैसे ही क्वेश्चन लिखो इन्वेस्टमेंट इनकम का।
क्वेश्चन लिखा गया, सारे पॉइंट्स पढ़ो फटाफट इन्वेस्टमेंट इनकम के, अभी बात मत करो, पढ़ो सारे पॉइंट पढ़ो इन्वेस्टमेंट इनकम के जल्दी। पढ़ो। इन्वेस्टमेंट काय काय में हो सकता है अपना, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, इसमें, राइट। पहला पॉइंट क्या है, वाउच करो अमाउंट्स जो आपको रिसीव हुए हैं डिविडेंड के और इंटरेस्ट के, उनके काउंटरफॉइल के साथ। काउंटरफॉइल मतलब अगर तेरे को डिविडेंड मिला, ठीक है, तेरे को डिविडेंड मिला ना, तो डिविडेंड का एक नोट आता है आपकी ईमेल आईडी पे। जो कंपनी डिविडेंड देती है ना, वो एक ईमेल भेजती है कि देखो हमने आपको इतना डिविडेंड भेजा, दिस इज नथिंग बट द काउंटरफॉइल, उसका प्रूफ। तो जो डिविडेंड आपको मिला वो कंपनी के नोट से टैली कर लो, ठीक है, कम ज्यादा तो नहीं मिला। सिमिलरली इंटरेस्ट में भी आपको मिलता है, बैंक आपको पूरा एक को बना के देती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डिविडेंड और इंटरेस्ट के जो अमाउंट है वो काउंटरफॉल के साथ में आपको टैली करने हैं कि आपको कितने मिले और काउंटरफॉल कितने की थी, ठीक है। उसके बाद में चेकिंग द कलेक्शन, चेकिंग द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज बियरिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझाओ साई साहब, क्या है सेकंड पॉइंट। कैसे चेक करेंगे वो बोल रहा हूँ, बोला अनुश्री। सिंपल सी बात है सर, जो ऐसी सिक्योरिटीज है जिन पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो 1 लाख रुपए के डिबेंचर है, या 1 लाख का आपने समझो एफडी कर रखा है, और उसपे फिक्स रेट है 7%, 1 लाख का 7%, 7,000 हुआ। तो तेरे पास में जो एंट्री, तेरी तूने जो बुक्स में एंट्री पास करनी चाहिए इंटरेस्ट रिसीव की, वो 7,000 की होनी थी। तो check the calculation of interest received on the securities bearing fixed rate of interest। ऐसे सिक्योरिटीज जिसपे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो आसानी से, तो वो चेक कर लो। पहला क्या है सर, जो डिविडेंड और इंटरेस्ट मिला उसको काउंटर फॉइल में चेक करना है, तो पहला मेन वर्ड मेरे लिए काउंटर फॉइल है। दूसरा सर, मेरे को कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है, तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट पहला बोलो, दूसरा बोलो, वापस पहला बोलो, दूसरा बोलो, ठीक है, तीसरा पढ़ो सब लोग। Checking that the appropriate dividend has been received where any investment has been sold x dividend, ठीक है। अभी x डिविडेंड का मतलब क्या आता है वो समझो। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास में रिलायंस का शेयर है, ये देखो, ये आपको था क्या फाउंडेशन में, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में रिलायंस का शेयर है, बहुत छोटा शेयर, एक मिनट, हाँ देखो, अब मान लो मेरे पास में रिलायंस का शेयर है, वो शेयर मेरे पास में है 1,000 रुपीज का, ठीक है। अभी मान लो प्रेम आया, ठीक है, प्रेम को मैंने ये बेचा, है ना, क्या वो, प्रेम को मैंने बेचा ये 1,100 रुपए में, ठीक है। लेकिन मैंने प्रेम को क्या बोला कि इस पे ना डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस कर रखा है, कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है लेकिन देती क्या इमीडिएटली नहीं, कंपनी को टाइम लगता, ठीक है। तो मैंने बोला इस पे डिविडेंड आने वाला है, मैं तेरे को शेयर आज बेच तो देता हूं, लेकिन इस पे जो डिविडेंड आएगा 10 रुपए का, वो डिविडेंड मैं रखूंगा, उसको बोलते हैं एक्स डिविडेंड, मतलब डिविडेंड नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। तो प्रेम को 1,100 रुपए में वो शेयर पड़ा, प्रेम को कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, भले ही वो शेयर मैंने प्रेम को बेच दिया, लेकिन उसको जो डिविडेंड आ रहा है, जो आना बाकी है, वो मेरे को मिलेगा, बेचने वाली पार्टी को।
फ्यूचर में जो डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी, जो आएगा वो सब प्रेम का रहेगा। मैं बात कौन सा कर रहा हूं, जब मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूं, अगर वो टाइम पे कोई डिविडेंड रिसीवेबल है और मैं उस शेयर को बेच रहा हूं एक्स, एक्स डिविडेंड क्या बेच रहा हूं, मतलब डिविडेंड तेरा एक्स है, तेरे को नहीं मिलने वाला है, मेरे को मिलेगा, वो तेरा एक्स है, तेरा पास्ट है, मेरे को मिलेगा। ठीक है, अब मान ले मैंने इसको बेचा कम डिविडेंड, क्या बेचा, कम डिविडेंड, मतलब ये तेरे को जो 10 रुपए का डिविडेंड है वो मेरे को नहीं, तेरे को मिलेगा, वो भी तेरे को मिलेगा। तो मैं जब इसको सीखता था, मैं कभी भी कम डिविडेंड सीखता ही नहीं था, मैं सीखता था एक्स डिविडेंड। एक्स डिविडेंड आ गया तो अपोजिट जो है वो कम डिविडेंड। तो एक्स डिविडेंड क्या है कि सर आप कोई भी डील कर रहे हो, उसमें अगर कोई इंटरेस्ट रिसीवेबल है तो वो खरीदने वाले पार्टी को नहीं मिलता। तो आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि अगर आपने आपको जो डिविडेंड है, क्या आपको डिविडेंड मिला, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट बेची एक्स डिविडेंड, एक्स डिविडेंड अगर आपने बेची तो डिविडेंड तो आपको मिलेगा ना, सामने वाली पार्टी का वो एक्स है। ठीक है, या फिर आपने अगर कम डिविडेंड खरीदी तो डिविडेंड आपको मिलेगा, क्योंकि आपने एक्स डिविडेंड नहीं खरीदी, आपने खरीदी कम डिविडेंड। आपको वो चेक करना, पढ़ लो। पढ़ो। तो पहला था काउंटर फॉल चेक करना है, दूसरा था कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है, तीसरा था appropriate dividend has been received, चौथा है computing the amount of dividend received with schedule of investment, making special inquiries into any investments held for which no dividend has been received। मतलब शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कंपनी ने कहां कहां इन्वेस्ट कर रखे, कंपनी ने 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे, कंपनी बोल रहा ट्रस्ट ने 10 जगह पे इन्वेस्ट कर रखे, तो वो ले लो शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब तुमको गूगल पे दिख जाता कौन सी कंपनी ने डिविडेंड दिया, तो देखो कंपनी ने उन सबका डिविडेंड रिकॉर्ड कर लिया। और अगर कहीं पे ऐसा है कि ट्रस्ट ने रिलायंस में इन्वेस्ट कर रखा है, रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया लेकिन ट्रस्ट ने रिकॉर्ड नहीं किया, है ना, तो आप पूछ लो कि आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो आपकी इनकम पक्की हो गई, बस पेमेंट ही बचा है ना भाई, समझा ना। तो शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी चेक करना पड़ेगा कि इन कंपनीज ने डिविडेंड डिक्लेयर किया गया, और किया तो ट्रस्ट ने उसको रिकॉर्ड किया, नहीं रिकॉर्ड किया तो इंक्वायरी करनी पड़ेगी। तो यहां पे आप लिख दो शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट सब्सक्रिप्शन का था, पहला पॉइंट नहीं, पहला सब्सक्रिप्शन का था, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन, उसमें पहला पॉइंट क्या था, चेंजेस मेड इन सब्सक्रिप्शन, कौन सा, लाइव मेंबरशिप और एनुअल। दूसरा वेदर रिसिप्ट्स आर इशूड, और रिसिप्ट को लेके 5 पॉइंट थे, पहले 2 पॉइंट तो रिसिप्ट बुक को लेके थे, एक था अनयूज रिसिप्ट बुक और दूसरा था कि ऑप्टेन ऑल द रिसिप्ट बुक्स फॉर द पीरियड। अब 3 पॉइंट अपने थे काउंटर पॉइंट के, पहला चेक द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द काउंटर पॉइंट, दूसरा check the list of subscription and donation with the collection account, और तीसरा अमाउंट रिसीव फॉर सब्सक्रिप्शन डोनेशन शुड बी चेक विद द रिपोर्ट इशूड बाय चैरिटी। अब आ जाओ इन्वेस्टमेंट इनकम। अब इन्वेस्टमेंट इनकम में पहला क्या है, काउंटर फॉइल, पहला क्या है, काउंटर फॉइल। तो काउंटर फॉइल आपको क्या लिखना है, बोलो 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 बोलो, आपको वाउच करना है डिविडेंड इनकम विद द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट इनकम विद द काउंटर फॉइल। फिर आपको इंटरेस्ट का पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चेक करना है विद फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद में आपको जो डिविडेंड मिला वो बराबर रिसीव हुआ क्या, इफ इट इज सोल्ड एक्स डिविडेंड देन इट शुड बी रिसीव, इफ इट इज परचेज कम डिविडेंड देन इट शुड बी रिसीव। और चौथा पॉइंट था कि आपको शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट चेक करना है, द डिविडेंड रिसीव्ड विद द शेड्यूल ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड इफ देयर इज नो डिविडेंड इनकम अगेंस्ट एनी इन्वेस्टमेंट देन इंक्वायरी शुड बी मेड। हो गए 2 क्वेश्चन, 30 सेकेंड्स लो, दोनों क्वेश्चन लर्न करो ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं जल्दी। हेलो, हाँ, नहीं वो तो ऊपर ही हो गया ना, वो तो ऊपर ही हो गया वो।
नहीं 1 मिनट भी था, 1 मिनट भी था। इसका क्या करना है जो व्हाट्सएप पे डाला तूने? अबे ये तो हो भी गया, हो गया वो तो। अरे हो गया क्या, वो तो कर लिया ना भाई। चल लगाता हूँ। उसके बाद में रेंट, रेंट वाला पढ़ लो, इनकम टैक्स रिफंड वाला पढ़ लो, अभी खत्म कर दो उसको। फिर अपन आखिरी पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर। पढ़ लिया क्या? एक्सपेंडिचर पे आओ चलो। क्या? किसका? रेंट रोल आपका, जब आप रेंट पे करते हो ना, तो आपको बेसिकली रेंट का एक रिसिप्ट मिलता है। तो पहले रेंट रोल का कंसेप्ट होता था, जिसमें क्या है, एक रोलिंग रिसिप्ट रहती थी। मतलब वो रिसिप्ट है, उस पे वो आगे का रेंट लिख के देता था, उस पे आगे का रेंट लिख, तो उसको रेंट रिसिप्ट पकड़ो। ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट है एक्सपेंडिचर। ठीक है, पढ़ो बोला, पढ़ो परीक्षित एक्सपेंडिचर पढ़ो। Expenditure. Vouching payment of grants, also verifying grants paid only for a charitable purpose or purposes, and that no trustee director has been benefited therefrom either directly or indirectly. एक्सपेंडिचर देखना है, वाउचिंग पेमेंट ऑफ ग्रांट्स, ऑल्सो वेरीफाइंग ग्रांट्स पेड ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पज। मतलब क्या है कि अभी चैरिटेबल ट्रस्ट है, सिर्फ इसको इनकम आती क्या, ये कहीं पे पैसा लगाएगी भी, करेक्ट है, तो ये छोटी छोटी इंस्टीट्यूशन को ग्रांट देते हैं। पहले आपको देखना है कि ये ग्रांट जो है, ये ग्रांट जो है वो चैरिटेबल पर्पज के लिए है। ऐसा नहीं कि आप ग्रांट दे रहे कोई स्टार्टअप लगाने के लिए। यू कैन गिव ग्रांट ओनली फॉर योर ऑब्जेक्टिव, बच्चों को पढ़ाना, हॉस्पिटल, ये वो। आप किसी कमर्शियल पर्पज के लिए ग्रांट नहीं दे सकते। तो पहले तो वाउच करो कि पेमेंट ऑफ ग्रांट्स जो है, ऑल्सो वेरीफाइंग ग्रांट पेड ओनली फॉर चैरिटेबल पर्पजेस, एंड कोई भी ट्रस्टी या डायरेक्टर, चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई भी ट्रस्टी या डायरेक्टर को बेनिफिट नहीं हुआ है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो ग्रांट से। मालूम पड़ा जिसको ग्रांट दे रहे वो डायरेक्टर की दूसरी पार्टी। ठीक है, तो वो तो फिर फ्रॉड हो गया। तो ये वाला चीज अपने को चेक करना है। तो यहाँ पे आपको मेन लगना है वाउचिंग पेमेंट ऑफ ग्रांट्स, और फिर चैरिटेबल पर्पस, और फिर नो ट्रस्टी डायरेक्टर हैज बीन बेनिफिटेड। Verifying the schedules of securities held as well as inventories of properties, both movable and immovable, by inspecting the securities and title list of the property and by physical verification of the movable property on test. अरे भाई जो पैसा है वो पैसे से क्या कर रही, चैरिटेबल ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट कर रही, फिक्स एसेट खरीद रहे, मूवेबल एसेट खरीद रहे, बराबर है। तो उनको चेक करना है कि जो मूवेबल है उनको आप जा जाके फिजिकली चेक करो टेस्ट बेसिस पे। मान लो चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2-3 एम्बुलेंस खरीदी, जाके एम्बुलेंस देखो, एक दो एम्बुलेंस देख लो कि भी है नहीं, इसी पेपर पे लिखी हुई एम्बुलेंस, राइट। तो आपको देखना है शेड्यूल ऑफ सिक्योरिटीज हेल्थ, क्योंकि पैसा लगता है सिक्योरिटी में भी लगता है ना, इन्वेस्टमेंट इक्विटी में, इसमें उसमें। उसके बाद में आपको प्रॉपर्टीज देखनी है, बहुत मूवेबल भी देखनी है और
इमूवेबल भी देखनी है, आपको सिक्योरिटीज इंस्पेक्ट करना है, ठीक है, आपको टाइटल डिस्क देखना है अगर आपकी कोई फिक्स एसेट है तो, और उसके बाद में फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टीज, किसका, मूवेबल प्रॉपर्टीज का फिजिकल वेरिफिकेशन। तो अभी अपन क्या देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर, क्या देख रहे हैं, एक्सपेंडिचर कौन कर रहा, चैरिटेबल ट्रस्ट करते, ठीक है। पहला एक्सपेंडिचर काय पे हुआ, ग्रांट पे, बोलो, check whether the payments of grants, ठीक है, the grant has been made for charitable purpose and the grant doesn't benefit any trustee or director directly or indirectly। तो पहला हो गया, पहला खर्चा काय का होता है, ग्रांट किसी को दिया। दूसरा खर्चा होता है कि हमने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी ली, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ली, या फिर कोई सिक्योरिटीज इन्वेस्ट किया, तो चेक द लिस्ट ऑफ शेड्यूल ऑफ सिक्योरिटीज, मूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज विद देयर टाइटल डीड्स एंड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, बात खत्म, ठीक है। ऑल्सो डू फिजिकल वेरिफिकेशन एट टाइमली इंटरवल्स, खत्म। उसके बाद में यहां पे अंडरलाइन करो आप, इमूवेबल, मूवेबल, इंस्पेक्टिंग और शेड्यूल ऑफ सिक्योरिटीज। उसके बाद में आता है, अंडरलाइन करना, उसके बाद में आता है वेरीफाइंग द कैश एंड बैंक पेमेंट्स। चैरिटेबल ट्रस्ट में पेमेंट्स करे होंगे, अपने कैश बैंक से पेमेंट किया होगा, पेमेंट किया मतलब खर्चा है, तो वो चेक करो पेमेंट, अगर ग्रांट के अलावा कोई पेमेंट गया तो क्यों गया है, किसको गया है, सैलरी गई तो किसको करी है, वो पर्सन अपने आप एम्प्लॉय है या नहीं है, तो आप डायरेक्टली पेमेंट बुक चेक करो कि पेमेंट किस किसको गया, ठीक है। तो कैश एंड बैंक पेमेंट। उसके बाद में असर्टन करो एनी फंड्स कॉन्ट्रीब्यूटेड फॉर अ स्पेशल पर्पज हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर दैट। अगर चैरिटेबल ट्रस्ट ने समझो 1,00,000 रुपए दिया कि भाई यहाँ पे एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो जिस पर्पज के लिए पैसा दिया है उसी पर्पज के लिए पैसा यूज हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करो। तो एनी फंड्स कंट्रीब्यूटेड फॉर स्पेशल पर्पज, 4 पॉइंट है, लर्न करो फटाफट, सब लोग लर्न करो जल्दी जल्दी, एक्सपेंडिचर आखिरी क्वेश्चन है। लर्न करो जल्दी। हो गया, चलो कौन बोलेगा। 3 क्वेश्चन हमारे लिए चैरिटेबल ट्रस्ट में इंपॉर्टेंट है, एक है सब्सक्रिप्शन डोनेशन, एक है इन्वेस्टमेंट और एक है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर के 4 पॉइंट कौन बोलेगा, बोलो, बोलो दिव्या, एक्सपेंडिचर के 4 पॉइंट बोलो, बोल सकते हो, बोलो बोलो। वेरी गुड, वाउचिंग, पेमेंट्स ऑफ ग्रांट्स और मूवेबल, इमूवेबल एंड शेड्यूल ऑफ सिक्योरिटीज, वो भी एक खर्चा है, और कैश एंड बैंक पेमेंट चेक करने हैं, और हाँ, अगर अगर कंट्रीब्यूशन किया है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो पैसा उसी पर्पस के लिए यूज हुआ है, बराबर है, तालियां हो जोरदार, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिख लो, state the points to be considered while verifying the expenditure of charitable trust।
लिख दिया। अब 4 पॉइंट इसके, तो आपको 3 पॉइंट समझ में आए। ये 3 चीज अपने को चैरिटेबल ट्रस्ट को लेके ध्यान रखना, चैरिटेबल ट्रस्ट के पॉइंट है ये, किसी में एनजीओ में मर्ज मत कर देना, एनजीओ के पॉइंट्स अलग है। बस यही एक चीज है जिसके कारण लोगों को एक चैप्टर थोड़ा टफ लगता है, क्योंकि इसमें अलग अलग पॉइंट अलग अलग चीजों के। इसी के लिए मेरा मानना है कि ये लर्न होते नहीं, ये आप लॉजिकली समझोगे तो ही इसको लिख पाओगे, आपको एज इट इज लिखना नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, चलो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़, बोला सृष्टि जनरल पढ़ पहले। ट्रस्ट डीड एग्जामिन करो, है ना, जैसे कि ट्रस्ट डीड चैरिटेबल ट्रस्ट की थी, वैसा ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की भी ट्रस्ट डीड है, उसको एग्जामिन करो। ठीक है, आगे। मैनेजिंग कमेटी के जो भी मिनट्स है उसको रीड करो। ठीक है, और देखो कि जो भी रेजोल्यूशंस उन्होंने लिए हैं वो अकाउंट्स को कैसे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो जनरल पॉइंट तो जनरल ही होते हैं। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फीस फॉर स्टूडेंट। ये कम से कम 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है, राइट फ्रॉम 2021। भयानक। तो आप क्वेश्चन लिख दो, सुनहरा मौका है, अगला पेज ओपन करो। अच्छा, आप जगह छोड़ रहे ना आंसर लिखने के लिए, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसके, ये चैप्टर से रिवाइज होता नहीं। लिखो ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ऑडिट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसमें लिखो स्टेट द पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड while vouching fees from student, while vouching fees from student, while vouching fees from student। ठीक है, चलो अब ये बहुत अच्छे से रन करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही इजी है। सबसे पहला पढ़ बोला, नंदिश पढ़ो, पहला पढ़ो, सब लोग ध्यान देना, क्लास में ही रन करके जाना। Names entered in the student fee register for each month class registers and verify that there operates a system of internal check which ensures that the demand against students are properly raised. है ना, स्टूडेंट का एक फी रजिस्टर होता है। ठीक है, उसमें एंट्री होती है, जैसे 10 स्टूडेंट के नाम है, उसमें एंट्री होती है कि भाई इसकी कितनी फीस आ गई है, कितने आउटस्टैंडिंग है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको स्टूडेंट फी रजिस्टर हर महीने आपको देखना है कि स्टूडेंट फी रजिस्टर में क्या नाम एंटर हुए हैं विद क्लास रजिस्टर। अगर स्टूडेंट फी रजिस्टर में कोई नाम एंटर हुआ है तो वो कोई ना कोई क्लास में तो गया होगा, या अगर क्लास रजिस्टर में कोई नाम है तो वो स्टूडेंट फी में कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। मतलब दैट मीन्स कि अगर स्टूडेंट फी रजिस्टर है, ठीक है, तो वो हर क्लास का बनता है। मान लो क्लास 10th है, 10th में 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों का स्टूडेंट फी रजिस्टर है, उसमें आप फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ऐसा कंसेप्ट है। अब यहाँ पे 50 नाम है तो क्लास रजिस्टर में कितने नाम होने चाहिए? सिंपल सी बात है। तो आपको देखना है कि क्या नाम एंटर हुए हैं स्टूडेंट के फी रजिस्टर में हर महीने के लिए विद क्लास रजिस्टर, और वेरीफाई करना है दैट देयर ऑपरेट अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक। एक इंटरनल चेक का सिस्टम ऑपरेट करता है जो ये इंश्योर करता है कि डिमांड अगेंस्ट स्टूडेंट्स आर प्रॉपरली रेज्ड। समझो तुम्हारा ड्यू डेट आ गया 1 तारीख को, तो कोई होना चाहिए स्कूल जो आपको कॉल करे कि आपका ड्यू डेट है, आपको प्लीज पेमेंट करना है। अगर आप फॉलो अप नहीं रहोगे, रिमाइंडर नहीं दोगे, तो वो भी पेमेंट को लेकर कैजुअल रहेंगे, और हो सकता है कि आप पेमेंट भूल जाओ। तो आपको देखना है कि इंटरनल चेक प्रॉपर है, कि जब 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 ड्यू डेट आ गई तो प्रॉपर डिमांड रेज हो रही है। कोई डाउट? ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना है 2 पॉइंट है ये, एक तो आपको नेम्स, चेक नेम्स करना है, ठीक है, और उसके बाद में सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक विच एंश्योर डिमांड्स अगेंस्ट स्टूडेंट आर रेज्ड। ठीक है, राइट, ये हो गया पहला पॉइंट। किसी को डाउट है इसमें? पहले ये वाला पॉइंट लर्न कर ले। एक तो स्टूडेंट का नाम चेक करना है। देखो आप थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश, जिसका इंग्लिश स्ट्रांग है वो हिंदी में लर्न करो, जिसका इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश में लर्न करो। चेक नेम्स, चेक नेम्स पहला पॉइंट है, चेक नेम्स विद स्टूडेंट रजिस्टर, चेक नेम एंटर्ड इन स्टूडेंट रजिस्टर विद क्लास रजिस्टर, पहला पॉइंट खत्म हो गया।
एंश्योर दैट देयर इज अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, ठीक है, कि डिमांड्स आर रेज्ड अगेंस्ट स्टूडेंट विद इन टाइम, बराबर है, पक्का। पहला क्या है, नाम चेक करना है, दूसरा क्या है, इंटरनल चेक बराबर है क्या वो देखना है। समझ में आया क्या प्रेम, लर्न हो रहा, यही पे लर्न करना है, ठीक है। सेकंड, पढ़ो नंदीश। Open up the various columns of fees register for each month to ascertain that fees paid in advance have been carried forward and that the arrears that is irrecoverable have been written off under the sanction of appropriate authority. आपको टोटल करना है फीस रजिस्टर के वेरियस कॉलम्स की। देखो जब होता है ना फी रजिस्टर, बहुत सारे कॉलम होते हैं, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर फीस, ये वो ब्रेकअप होता है उसका, राइट। आपको सारे कॉलम्स का टोटल करना है हर महीने के लिए, ये असर्टन करने के लिए जो फीस पे करी है एडवांस में वो बराबर कैरी फॉरवर्ड हो गई है, और जो भी अरियर्स है, ठीक है, जो इरिकवरेबल है वो राइट ऑफ कर दिया आपने। और राइट ऑफ करने के लिए आपने मन से राइट ऑफ नहीं किए, कोई अथॉरिटी है जिसके पास पावर है कि वो बोल सके कि हाँ ये बच्चे से फीस आने वाली नहीं है, राइट ऑफ कर, बच्चे ने छोड़ दिया। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका सिंपल सा पॉइंट है, टैली द फीस रजिस्टर, बोलो, टू असर्टन whether advances are carried forward and properly adjusted and any irrecoverable amount is written off under the proper sanction of authority। तो सर ये वाला पॉइंट भी फी रजिस्टर को लेके है, अंडरलाइन करो, फी रजिस्टर। पहला वाला क्या था, वही फी रजिस्टर वाला ही पॉइंट था, फी रजिस्टर को क्लास के रजिस्टर से चेक करना। तो दो पॉइंट में मानू फी रजिस्टर के हैं, तो ये दोनों पॉइंट को फी रजिस्टर लिख दो। लिखा। अब आ जाओ तीसरा पॉइंट, Take admission fees with admission slips signed by the head of institution and confirm that the amount has been credited to the capital fund. एडमिशन फीस जो है, ठीक है, एडमिशन फीस जो है वो एडमिशन स्लिप से टैली करो, ठीक है, साइन बाय द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो प्रिंसिपल है वो एडमिशन स्लिप पे साइन करती है, वो स्लिप बच्चे को देती है, उसका एक काउंटर फॉइल जो है उसका जो काउंटर फॉइल है वो स्कूल के पास होता है, तो वो स्लिप से देखो कि एडमिशन फीस जितनी मिली है वो स्लिप से मैच कर दी क्या, या बच्चे ने क्या किया 10,000 की स्लिप लिया, 9,000 का पेमेंट किया, करेक्ट है। एंड कंफर्म दैट द अमाउंट हैज बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल फंड, ये क्यों लिखा है, एडमिशन के टाइम पे जो फीस रहती है ना, वो वन टाइम फीस जो रहती है उसको बोलते हैं डोनेशन, वो नॉर्मली कैपिटल फंड में जाता है। अब जो हर साल मिल रही है वो आपका रेवेन्यू नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडमिशन फी विथ एडमिशन स्लिप। ठीक है, डन। अब उसके बाद में देखो, सी दैट द फ्री स्टूडेंटशिप एंड कंसेशन हैव बीन ग्रांटेड बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू डू सो। क्या मतलब है इसका, हाँ, तो ये कौन ग्रांट कर रहा है, जो ऑथोराइज्ड है वो। मन में आगे कोई भी बोल रहा हाँ मैं स्कॉलरशिप देता, रहे तू कैसे देगा, तेरी स्कूल थोड़ी है। तो इसको लिखो फ्री स्टूडेंटशिप। अगला पढ़, Confirm that fines for late payment, etc., have been collected under proper authority. मतलब बोलो बोलो बोलो, सिंपल सा पॉइंट है। जितनी arrears थे उन्होंने लेट फाइन लेट फी सबमिट की है और वो तो वो बराबर कलेक्ट हो गई है ना। लेट फी बोल बोल के कुछ कलेक्ट नहीं हो रहा तो वो भी सही नहीं है, यहाँ पे लिख दो लेट फी, यहाँ पे लिख दो लेट फी। अगला पढ़ो, confirm that hostel dues were recovered before students announced furlough. है ना। बहुत बार क्या है, बोर्डिंग स्कूल रहती है, अब स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है स्कूल, हो गया पढ़ाई खड़े हो गई, खत्म हो गई उसकी,
तो कुछ कुछ क्या है, हॉस्टल के ड्यू रहते, है ना, कैंटीन का अमाउंट ड्यू है 20,000 रुपए, रूम का भाड़ा ड्यू है, तो वो देख लो कि वो जो भी ड्यू थे वो रिकवर हुए, तो बच्चा चल जाएगा तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा। तो हॉस्टल ड्यूज वर रिकवर्ड बिफोर स्टूडेंट्स अकाउंट्स वर, स्टूडेंट के अकाउंट क्लोज होने के पहले हॉस्टल के ड्यू रिकवर हो गए। क्लियर है, लिख दो यहाँ पे हॉस्टल ड्यूज। चलो लर्न लर्न करो, टाइमर ऑफ 2 मिनट्स, करो लर्न फटाफट फटाफट, क्रक्स वाले पॉइंट्स फटाफट लर्न करो। दो पॉइंट फी रजिस्टर के हैं, पहले स्टूडेंट फी रजिस्टर को क्लास रजिस्टर से टैली करना है, इंटरनल चेक देखना है, उसके अलावा फी रजिस्टर अपने को देखना है कि जो फी रजिस्टर में एडवांस जो है वो कैरी हो गया, इरिकवरेबल जो है वो राइट ऑफ हो गया। उसके बाद में एक हॉस्टल ड्यू वाला पॉइंट था, एक पॉइंट था एडमिशन वाला कि वो कैपिटल में जाना चाहिए, एक पॉइंट था लेट पेमेंट फीस जो बराबर कैलकुलेट हुई है, एक फ्री स्टूडेंटशिप का पॉइंट था। खत्म हो गया मेरे लिए, आप लोग करो और 30 सेकेंड से। कौन बोल सकता, बोलो दिवांशी, खड़े होके बोलो जरा पूरे 7 पॉइंट, सुनो सब लोग और रिकलेक्ट करो, चलो। हाँ परफेक्ट, परफेक्ट, आगे बोलो। ठीक है, ठीक है, लेट पेमेंट की फीस मिली है जो ऑथराइज पर्सन उसने ली है, और ठीक है, रिकवर हो गए बिकॉज बिफोर द स्टूडेंट अकाउंट्स आर क्लोज, फिर और वो कैपिटल में चला गया, वो देखना है। ठीक है, ताला जोरदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए ट्रस्ट में जो बहुत बहुत क्रूशल है, और एक क्वेश्चन कराया है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि आपको लर्न करे कि नहीं करे। हाँ, उसके बाद में अभी पढ़ते हैं अपन एक्सपेंडिचर कि स्कूल का खर्चा क्या होगा। ठीक है, पहला पढ़ स्तर, पढ़, है ना, जो स्कूल के स्टाफ है उनको प्रोविडेंट फंड जाएगा, वो प्रोविडेंट फंड का पैसा जो है वो सिक्योरिटी से बराबर लगा दिया है। ठीक है, फालतू सा पॉइंट, आगे। हाँ, है ना, आपने अगर कुछ डोनेशन दिए है, स्कूल ने अगर कुछ डोनेशन दिए है, इफ एनी विथ लिस्ट पब्लिश विद एनुअल रिपोर्ट, हर स्कूल की एक बनती है एनुअल रिपोर्ट, वो एनुअल रिपोर्ट पे लिखा होता है कि हमने क्या क्या डोनेशन दिया है। तो अगर आपने कुछ डोनेशन दिया है तो देख लो कि वो डोनेशन जो है, ठीक है, वो जिस पर्पज के लिए दिए थे उसी पर्पज के लिए वो पैसा यूटिलाइज हुआ है। ठीक है, तो अगर स्कूल का बात करेंगे तो खर्चा क्या होगा, प्रोविडेंट फंड और दूसरा डोनेशन। आगे बढ़ो। वाउच ऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन द यूजुअल वे, मतलब
जैसे आप बाकी लोगों के करते हो वैसा ही सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आप यूजुअल में देखो, और देखो कि जो भी कैपेक्स हुआ है वो प्रॉपर अथॉरिटी ने सैंक्शन किया है। कैपेक्स का मतलब स्कूल एक और बिल्डिंग बना रही है, जिसको बनना है बना सकते हैं, क्या कोई अथॉरिटी है जो सैंक्शन कर रहा है कि हाँ हाँ बनानी चाहिए। आगे है ना, स्टाफ की अगर सैलरी इंक्रीज होती है तो आपको देखो स्कूल का मेजर करता स्टाफ ही है, तो 2 पॉइंट स्टाफ के, अगर स्टाफ की सैलरी में इंक्रीज हुआ तो बराबर सैंक्शन हुआ है। आपको देखना है प्रोविडेंट फंड का जो पैसा है वो बराबर इन्वेस्ट हुआ है। अगर स्कूल कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा है तो बराबर सैंक्शन हुआ है। उसके अलावा अगर स्कूल ने कोई डोनेशन किए हैं तो वो डोनेशन जो है उसी पर्पज के लिए यूज हो रहे हैं जिस पर्पज के लिए स्कूल ने करे। तो 2 पॉइंट स्टाफ के, 1 पॉइंट डोनेशन का, 1 पॉइंट कैपेक्स का। इसमें डाउट? ठीक है, वापस से पहला पॉइंट, 2 पॉइंट स्टाफ के, एक स्टाफ का प्रोविडेंट फी, दूसरा सैलरी, उसके बाद में डोनेशन और, हाँ, एक डोनेशन निकला और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रॉपर सैंक्शन है। ठीक है, एसेट लाइबिलिटीज पढ़ लो यहीं पे सब लोग मन में, यही पढ़ लो सब लोग। अभी के भी पढ़ लो। पढ़ लिया एसेट्स लाइबिलिटीज? ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं कंप्लायंस पे। ठीक है, कंफर्म दैट द रिफंड ऑफ टैक्सेस डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी एक्सेट्रा हैज बीन क्लेम्ड एंड रिकवर्ड सिंस द इंस्टीट्यूशन जनरल इलेक्शन। अरे भाई, अगर स्कूल ने कहीं पे, कोई मान लो स्कूल ने डिबेंचर में इन्वेस्ट करा या किसी शेयर डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, कहीं पे ब्याज दिया, लोन दिया, तो स्कूल को ब्याज आया। अब नॉर्मली स्कूल जो है वो इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट होती है, उनको टैक्स लगता नहीं। ठीक है, तो अगर किसी ने स्कूल का टैक्स डिडक्ट किया होगा पेमेंट करते वक्त तो आपको उसका रिफंड मंगाना पड़ेगा, वो वाली बात है। ठीक है, और फाइनली वेरीफाई द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड व्हाइल डूइंग सो सेपरेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हैव बी प्रिपेयर्ड फॉर द गेम्स फंड वगैरह, वो जानिए। ये पॉइंट समझ में आया क्या? वापस बोलता हूँ, देखो ये स्कूल है, ठीक है, ये स्कूल ने दिया लोन, किसको दिया लोन? किसी मान लो बैंक को लोन दिया, बैंक को, बैंक में एफडी बनाई मान लो, ठीक है, वो एफडी पे बैंक ने क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। अब बैंक क्या करता है ना, मान लो 1,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है ना, तो बैंक देता है 900 रुपए का। सर क्यों? ये 100 रुपए का टीडीएस काटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो तुम जब तुम्हारा रिटर्न ऑफ इनकम भरते हो तो 100 रुपए दिख के आता है कि तुम ऑलरेडी गवर्नमेंट को भर चुके हो। अब स्कूल को तो टैक्स भरना होता नहीं है, तो स्कूल का आइडियली कटना चाहिए था क्या? नहीं, तो ये 100 रुपए का रिफंड मंगाना होगा स्कूल को। तो ये चेक करो कि रिफंड मंगाया है या नहीं मंगाया। समझा? स्कूल का कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है तो ये एक्सपेंडिचर पे आया है और फीस पे आया है, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सबको क्लियर हो गए क्या? है ना? पहले एक्सपेंडिचर करते हैं। एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पॉइंट था, एक स्कूल ने डोनेशन किया तो वो डोनेशन उस पर्पज के लिए यूज हुआ। 2 पॉइंट स्टाफ के थे, स्टाफ का प्रोविडेंट फंड और, ठीक है, सबको है क्या? किसी को पूछूं मैं उठा के, बोल पाएगी ऐसे चारों पॉइंट? क्या है यार, जान मत बोल, नमित तू बोल दे, चल सुन अभी तू। हाँ, 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 डोनेशन स्पेसिफिक, डोनेशन जो किया है वो स्पेसिफिक पर्पस, क्या है उसके अंदर? बोल उन चारों पॉइंट क्या है स्कूल के? हाँ, हाँ, डोनेशन जो किया है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए और सैंक्शन है, और बस, क्या है उसमें? अनुश्री एक काम कर, तू इनको बता फीस फ्रॉम स्टूडेंट के पॉइंट्स, चल। स्टूडेंट फी रजिस्टर को टैली करना है,
क्लास रजिस्टर से बेटे, क्लास आगे उसमें इंटरनल चेक का पॉइंट था, वही पॉइंट में इंटरनल चेक का पॉइंट था। बोलो ensure whether proper internal check is there that all the fees are due are collected। ठीक है, चलो स्टूडेंट फी का ये पॉइंट हो गया कि स्टूडेंट फी के रजिस्टर को क्लास के रजिस्टर से टैली करना है। और क्या पॉइंट था फीस का, एक और पॉइंट था, हाँ वेरियस कॉलम्स ऑफ फी रजिस्टर शुड बी टोटल, हाँ, और ensure that carry forward of advances are properly adjusted and any irrecoverable dues are written off with proper sanction। बराबर है, दो पॉइंट। मैं इसलिए बोलता हूँ क्लास में लर्न करना है, मेरे को पता है, मैं चेहरे देख कर समझ, मेरे को पता है 80% लोग, मैं गारंटी कर सकता हूँ क्लास में 80% लोग हैं जो क्लास के अंदर लर्न कर, क्योंकि हम देखते हैं उनको लर्न करते हैं। बाकी भगवान भरोसे, माता देव आए आहे देवता आए ना, दो पॉइंट फी रजिस्टर के हैं। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, ये बड़े पॉइंट है, छोटे पॉइंट बोलो, मैं तेरे साथ में तेरे को हेल्प करूंगा। चल याद कर, स्कूल को इमेजिन कर, स्कूल इमेजिन कर, स्टूडेंट की फीस के दो पॉइंट हो गए, और स्कूल में और क्या क्या होता है, हॉस्टल होता है, तो पॉइंट क्या था, डिटरमाइन वेदर हॉस्टल फीस आर ड्यूली रिकवर्ड बिफोर द स्टूडेंट अकाउंट्स आर क्लोज्ड, कि वो जाने के पहले हॉस्टल के पैसे मंगा ले उससे, कुछ बचे होंगे तो। चले तीन पॉइंट हो गए, और बता और क्या होता है, इमेजिन करो स्कूल में होती है एडमिशन, तो एडमिशन फीस डिटरमाइन वेदर एडमिशन फीस आर प्रॉपर्ली रिसीव्ड एंड आर शोन एज इन द कैपिटल नेचर, एडमिशन की भी फीस होगी और हॉस्टल की भी फीस होगी। ठीक है, और कौन से पॉइंट है इसमें, फ्री स्टूडेंटशिप, लेट पेमेंट फीस, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है वो, नहीं आउटस्टैंडिंग वो तो बोल दिया ना मैंने, वो बोल दिया, बस दो ही पॉइंट बचे हैं, एक तो फ्री स्टूडेंटशिप दिया तो प्रॉपरली ऑथराइज पर्सन ने दिया, और एक लेट फीस अगर है तो वो प्रॉपर ऑथराइज पर्सन ने कलेक्ट करी है। मैं फिर से एक मिनट दे रहा हूं, ये दोनों आंसर लर्न करो और मैं फिर से पूछूंगा, लर्न करो, एक मिनट दे रहा हूं, खुद का दिमाग का बढ़ाओ, टाइमर ऑफ 1 मिनट, दोनों पॉइंट लर्न करो, एक्सपेंडिचर भी और ये भी। चलो लर्न करो, पूछता हूं मैं, हो गया। चलो अभी वो अपन ने क्वेश्चन लिखे किसके, पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिखे ना,
दोनों का एक्सपेंडिचर का भी लिख लिया, ठीक है। पहले अभी फीस का क्वेश्चन लिखा मैंने, अभी फीस के क्वेश्चन में अपने नोट्स में, मेन नोट्स में ट्री बनाओ और पूरे पॉइंट लिखो, अपन जो लिखते हैं ना क्रक्स क्रक्स में लिखो, अब आने चाहिए सबको। चलो उसके बाद में एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन लिखो और उसके पॉइंट लिखो, क्लास खत्म। लिखो, लिखो ना। लिख दिए पूरे के पूरे। एक्सपेंडिचर 2 पॉइंट स्टाफ के थे उसने, एक डोनेशन का था, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था। चैरिटेबल ट्रस्ट में 3 क्वेश्चन किए अपन, राइट? कोई है क्या धुरंधर तीनों के आंसर बोलने वाला? आंसर ये 3 क्वेश्चन बोल दो पहले। इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर और सब्सक्रिप्शन है। मैं बोल सकता हूँ तीनों के, मतलब मैं 80% ट्राई कर सकता हूँ। है जो कोई तीनों बोलने वाला अथर्व को छोड़ के? अथर्व बोले सर मैं हर बार हाथ ऊपर करता, मेरे को पूछना बंद कर दिया। इसी का बोल पाएगी तीनों, याशी ही बोल पाएगी लगा। नमित बोल देगा। लिख लिया एक्सपेंडिचर? क्लास बंद करते हैं पहले 3 रिवाइज कर लेते क्या वो वाले? कौन से वाले? चैरिटेबल ट्रस्ट वाले, ठीक है। पहले बोलते सब्सक्रिप्शन। चलो मैं ट्राई करता हूँ, किसी को पूछता नहीं फिर बुरा लग गया, नहीं तो मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन तुम भी रिकलेक्ट करो यार, क्योंकि तुम्हारा एग्जाम है, ठीक है। चलो, तो सब्सक्रिप्शन और डोनेशन था ना, तो मैं पहले देखूंगा कि चेक रिसिप्ट आर इशूड, मेरा सेकंड पॉइंट था, है ना। रिसिप्ट के मेरे 5 पॉइंट थे, और उसके पहले मैं देखूंगा कि मेरा सब्सक्रिप्शन जो है लाइफ मेंबरशिप और एनुअल मेंबरशिप में कोई चेंजेस हुए हैं क्या, ठीक है। अब जो रिसिप्ट इशू है उसके 5 पॉइंट थे। एक कि मेरे जो काउंटर फॉइल्स है उनको मैं चेक करूंगा विद द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद में मैं देखूंगा कि जो 2 पॉइंट मेरे रिसिप्ट बुक के थे, एक था कि अनयूज रिसिप्ट बुक का बराबर स्टोरेज करा हुआ है, और एक था उस पीरियड के जितने भी सब्सक्रिप्शन के अपने रिसिप्ट बुक्स है वो मेरे को कलेक्ट करना है। उसके अलावा काउंटर फॉइल का मैंने बोल दिया। उसके अलावा मैं बोलूंगा एक लिस्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, उसको मैं टैली करूंगा विद द कलेक्शन अकाउंट्स, ठीक है। और आखिरी पॉइंट था कि जो मेरे को सब्सक्रिप्शन और पेमेंट रिसीव हुआ है इसको मैं टैली करूंगा अगर कोई रिपोर्ट चैरिटेबल ट्रस्ट ने इशू किया है तो उससे। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया। दूसरा क्या था? इन्वेस्टमेंट। अरे ठीक है, अरे तो कोई बोल लेगा, ये कोई मैं उठाता था किसी को सही तो बोल देता था। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्राई करता हूँ। इन्वेस्टमेंट अगर इन्होंने ये कौन थे? चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। तो चैरिटेबल ट्रस्ट को जो इंटरेस्ट और डिविडेंड मिला है, ठीक है, वो
मेरे को टैली करना है कैसे, कॉन्ट्रोवर्सी टैली करना है, ठीक है, इंटरेस्ट और डिविडेंड। उसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट चेक करूंगा मैं इन केस ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज, ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा, जो प्रॉपर्टीज लिया मैंने मूवेबल इमूवेबल उसको चेक करूंगा, फिजिकली इंस्पेक्ट करूंगा, ये सब, ठीक है। क्या ये टाइम में था, ये एक्सप्लेनेशन में था सर सर किसने क्या, हाँ कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड, डिविडेंड मिला तो एक्स डिविडेंड मिला या कम डिविडेंड मिला, वो मेरे को चेक करना है कि डिविडेंड रिसीव हो गया क्या। और शेड्यूल ऑफ, हाँ वो तो लास्ट पॉइंट था, ठीक है। अब एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितने पॉइंट मिला के, उसमें से एक पॉइंट तो हो गया, मूवेबल इमूवेबल वो सब चेक कर लिया। उसके अलावा कोई डोनेशन किया, ग्रांट किया, तो वो उस पर्पस के लिए हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। उसके अलावा जो कैश बैंक पेमेंट में देखूंगा, कैश बैंक के जो पेमेंट्स है वो ऑथराइज्ड है, पेमेंट्स किस चीज के लिए हुआ, और स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है तो, ठीक है। ये आपने आज 3 क्वेश्चन पढ़े काय के, ट्रस्ट के, और स्कूल के पढ़े 2 क्वेश्चन। चैरिटेबल ट्रस्ट और स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने आज यही तक सीमित रखा। कल हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल, कल हम पढ़ेंगे क्लब, और क्या क्या है, क्लब हॉस्पिटल पढ़ेंगे। हायर परचेज वाला अपन थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा होमवर्क लेंगे। होटल्स वाला बेस्ट है, होटल्स कल अपन ट्राई करेंगे, हॉस्पिटल क्लब और होटल करने का, हायर परचेज बाद में। और इसमें एक सिनेमा भी है, सिनेमा नोट्स में नहीं है, तो वो अपने को स्टिक नोट करके लगाना है, वो मेरा नोट्स में छूट गया, ठीक है। अब मेरा आपको एक होमवर्क है, जो एलएलपी वाला पार्ट है, एक पेज मैंने छोड़ा था, कल एलएलपी वाला पार्ट करके आना। जो लोग लेट आए थे अभी पहले वो तीनों क्वेश्चन लिख लो जल्दी जल्दी। और मटेरियल के अपने अपने वो जो है मिरर सबने बना लिए, ठीक है, ओपन करके रखो, पढ़ने में आएंगे तो पहले मैम को मिरर दिखा देना, ठीक है।